हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे DBMS में SQL वाला पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे और कुछ बेसिक क्वेरी, जैसे मैंने टेबल कैसे क्रिएट करना है ये सब आपको बताया हुआ है, इंसर्शन कैसे करना है, अपडेशन कैसे करना है, इस पर हमने ऑलरेडी बात की है। तो आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कभी भी जब भी आपको क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होता है तो आपको स्कीमा पता होना चाहिए कि किस स्कीमा पे आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्कीमा आपके सामने है। आपके पास 6 टेबल्स हैं। एम्प्लॉय, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, और डिपार्टमेंट, इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं। डिपार्टमेंट लोकेशंस के एट्रीब्यूट्स आपको मेंशन किए हैं। ये जो अंडरलाइन करके रखा हुआ है इसका मतलब ये प्राइमरी की को आपको बता रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट आपका एक टेबल है, वर्क्स ऑन एक टेबल है, डिपेंडेंट एक टेबल है। इन्हीं का यूज करते हुए आपको क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इन्हीं का रेफरेंस लेना है। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक क्वेरी। रिट्रीव द SSN वैल्यू फॉर ऑल एम्प्लॉयज। तो SSN आपको कौन सी टेबल में मिल रहा है? SSN आप देखिए एम्प्लॉय टेबल में मेंशन है, तो फ्रॉम के साथ क्या लिखा जाएगा? एम्प्लॉय। ठीक है, कहाँ से उठाना है उसको किसके साथ लिखते हैं? फ्रॉम के साथ। ठीक है, क्या उठाना है वो सेलेक्ट के साथ लिखेंगे। ठीक है, कोई कंडीशन हमें दी नहीं है तो हमने लिखा सेलेक्ट SSN फ्रॉम एम्प्लॉय। ये आपकी एक क्वेरी हो गई। मैं इसे डेफिनेटली आपको लैपटॉप पे एग्जीक्यूट करके दिखाती, लेकिन मेरे लैपटॉप में कुछ इशू है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, जब भी ये हो जाएगा, मतलब लैपटॉप ठीक हो जाएगा, मैं उसको प्रॉपरली रन करा के शॉर्ट्स वगैरह में डाल दूंगी। ठीक है, ओके। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। जब आप दो टेबल के जैसे आप चाहते हैं कि एक टेबल ऐसा बन जाए जिसमें एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट दोनों के ही सारे एट्रीब्यूट आ जाए विद एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट को का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा है जैसा आपने रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ा है, या फिर आप कह लीजिए जैसा आप डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल वही एग्जैक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। बस एक नई टेबल बनेगी जिसमें एम्प्लॉय के सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे और डिपार्टमेंट के सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सिंपल, आपको फ्रॉम में जैसे अभी तक हमने एक नाम लिखा था, अब हम क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट दोनों नाम लिख रहे हैं और बीच में से हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। ये जो लाइन है फ्रॉम, मतलब कहाँ से लेना है? एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। ये क्या बता रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, और आपको उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या उठाना है वो आपका आएगा सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट के साथ तो आप क्या उठाएंगे? SSN एंड डी नेम। डी नेम मतलब डिपार्टमेंट नेम। देखिए SSN आपके एम्प्लॉय वाले टेबल का है और डी नेम डिपार्टमेंट वाले टेबल का है। हम दोनों को क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट कर ले रहे हैं इसलिए हम एक साथ लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। इसके बाद जब भी आपको कोई कंडीशन लगानी होगी तो आप वहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। एस्ट्रिक मीन्स यू आर सेलेक्टिंग ऑल द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कौन से टेबल से? अच्छा, एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम कहाँ आ रहे हैं? फ्रॉम पे आ रहे हैं। फ्रॉम विच टेबल? एम्प्लॉय टेबल। जब मतलब सबसे पहला आपका कंट्रोल फ्रॉम पे जाएगा, फिर आएगा SSN। मतलब आपके पास स्कीमा में बहुत सारी टेबल्स हैं, कौन से टेबल पे जाना है? एम्प्लॉय टेबल पे। वहां से क्या उठाना है? SSN उठाना है। अब अगला सीक्वेंस देखेंगे वेयर के साथ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे सीक्वेंस समझो पहले कि सबसे पहले आप आएंगे फ्रॉम पे, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, कहाँ से वैल्यू चाहिए? एम्प्लॉय टेबल से। कंडीशन क्या लगी है? वेयर डी नंबर इज इक्वल टू 5, जहां पे डिपार्टमेंट नंबर आपका क्या है? 5 है। तो नंबर 1 है आपका फ्रॉम, नंबर 2 है वेयर। उसके बाद आपको लिखा है सिलेक्ट एस्ट्रिक, मतलब जिसका जिसका मतलब डिपार्टमेंट नंबर 5 है उससे रिलेटेड सारी एट्रीब्यूट वैल्यूज हमें आउटपुट में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस, भी मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 फ्रॉम, इन दिस केस 1, वैसे फ्रॉम से ही शुरू होगा, देन 2 एंड देन 3। सबसे लास्ट में आप सेलेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसी तरह आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ भी मैं दिखा देती हूँ कि सबसे पहले क्या होगा? फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको पहले भी बताया, आप रिलेशनल अलजेब्रा अगर आपने पढ़ा है मुझसे तो वहां पे मैंने समझाया हुआ है कैसे होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि जैसा आपका रिलेशनल अलजेब्रा या जैसे आपने उसमें पढ़ा है डिस्क्रीट मैथ्स में, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। एक नई टेबल बनेगी, ठीक है, और उसमें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। अब वो जो एक नई टेबल बनी है उस पर आप कंडीशन क्या लगा रहे हैं? उस पर आप कंडीशन लगा रहे हैं डी नेम इज इक्वल टू रिसर्च एंड डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी नंबर। नाउ दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू जॉइन।
ठीक है। और ये कौन सा जॉइन है? इक्वी जॉइन है, ठीक है। तो जॉइन के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पूरा बताया हुआ है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन। तो दिस इज एग्जांपल। जब आप इक्वलिटी के बेसिस पे देखिए, अगर सिर्फ यहाँ तक लिखा रहता तो ये क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट था। लेकिन जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ जब आप कुछ इक्वलिटी के बेसिस पे या ग्रेटर इक्वल करके जब आप उसमें से कुछ कंडीशन लगा के वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका? वो बन जाता है आपका जॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक टेबल के प्राइमरी की को दूसरे टेबल के फॉरेन की के साथ हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। और जॉइन हम इस वजह से कह पा रहे हैं ड्यू टू दिस कंडीशन ओनली। ये लगा होता वेयर के साथ सिर्फ लिखा होता डी नेम इज इक्वल टू रिसर्च, तब ये जॉइन नहीं होता। लेकिन ये जॉइन क्यों बन गया? क्योंकि आपने यहाँ तक कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आप वो वैल्यू चाह रहे हैं जहां पे डी नंबर इज इक्वल टू डी नंबर। आप देखिए, थोड़ा सा हम लोग इस पे आ जाते हैं। डी नंबर इज इक्वल टू डी नंबर, यहाँ पे देखो ये क्या है? फॉरेन की, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? प्राइमरी की। और प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे हम कुछ इक्वल कंडीशन ला के वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारा बन जाता है जॉइन। मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने जॉइन ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक नेक्स्ट क्वेरी, बेसिक क्वेरी, राइट। नाउ कम टू यूज ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्टिंक्ट, एक होता है ऑल। देखिए, जैसे आपने लिखा सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, आई होप आपको दिमाग में स्कीमा है, एम्प्लॉय टेबल है एक, उसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप गए फ्रॉम एम्प्लॉय, यू वांट टू सिलेक्ट सैलरी, ठीक। तो सैलरी जब आपने कहा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है पता है? यहाँ पे लिखा है ऑल। अगर आप कुछ नहीं मेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझेगा? सेलेक्ट ऑल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो मतलब चाहे कोई भी सैलरी कितनी बार भी रिपीट हो रही होगी, वो एज इट इज इसको आपको सामने लाके आउटपुट में रख देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डिफरेंट सैलरीज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक बार 50,000 अगर लिख के आ गया है ना, तो वो दोबारा ना आए, तो उसके लिए आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करना होगा। तो दो चीजें हैं, अगर आपने मेंशन नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ऑल होता है। और अगर आप डिफरेंट सैलरीज चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करना होगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। फिर से मैंने आपको एक बार स्कीमा दिखा दिया है ताकि आप भूलें ना, आपके दिमाग में रहे क्या क्या टेबल्स हैं, है ना। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा कंडीशंस वगैरह बढ़ गई हैं इसलिए मैं इसको मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। सो रिट्रीव द बर्थ डेट एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय हुज नेम इज जॉन बी स्मिथ, ठीक है। तो सबसे पहला जब आपके सामने क्वेरी आती है तो योर फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई कि आपको स्कीमा में से कौन सी टेबल में से वैल्यूज मिलेंगी। जैसे आपको क्या क्या चाहिए? आपको बर्थ डेट चाहिए एंड एड्रेस चाहिए। अब आप ढूंढो कि इनमें से कौन सी टेबल है जिसमें बर्थ डेट भी है और एड्रेस है। तो देखिए, यहाँ पे बर्थडे है और एड्रेस है, तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि आपको फ्रॉम कौन सा टेबल चाहिए? एम्प्लॉय। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आपको यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन इज कि फर्स्ट नेम, ठीक है, हुज नेम इज जॉन बी स्मिथ। लेकिन हमारे स्कीमा में चीज़ें क्या है? फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट नेम, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन, ये देखिए, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन एंड मल्टीपल कंडीशन है, ठीक है, एंड मिनट इज इक्वल टू बी एंड एल नेम मीन्स लास्ट नेम इज इक्वल टू स्मिथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंड है ना, ये एंड एक ऑपरेटर है, ठीक है। इसके बीच में एंड मतलब यू आर अप्लाइंग मल्टीपल कंडीशन। और जब ये तीनों की तीनों एंड और कैसे काम करता है? एंड का मतलब है ऑल कंडीशन हैज टू बी ट्रू, ठीक है। और कैसे करता है? दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप एंड कीवर्ड लिख के एंड वाली कंडीशन को इन्फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंड का यूज। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ था, ध्यान नहीं गया मेरा, मैंने सोचा मिस हो गया है। तो देखिए, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन एंड मिनट इज इक्वल टू बी एंड ये देखिए एंड एल नेम इज इक्वल टू स्मिथ, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन 1 2 एंड लास्ट में आपका थर्ड नंबर पे सिलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट होगा, बर्थ डेट और एड्रेस आपको मिल जाएगा आउटपुट में, ठीक है। नेक्स्ट, रिट्रीव द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर द रिसर्च डिपार्टमेंट। ऐसे एम्प्लॉयज का नाम और एड्रेस फाइंड करना है जो रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो फर्स्ट टास्क इज टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी टेबल से हमें ये डेटा मिलेगा। क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए नेम और एड्रेस चाहिए, और कंडीशन क्या लगी हुई है? रिसर्च डिपार्टमेंट में नेम
नेम एंड एड्रेस तो मुझे एम्प्लॉय टेबल से मिल जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट नेम क्या हमें एम्प्लॉय टेबल से मिल रहा है? नहीं। तो डिपार्टमेंट नेम के लिए हमें डिपार्टमेंट टेबल को रेफर करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट टेबल को रेफर करना है तो इसका मतलब वी हैव टू जॉइन द एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल। गुड। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन करने के लिए हमें ढूंढना है इन दोनों में क्या है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, और उस पर हम इक्वी ज्वाइन लगा दें, है ना। तो एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट नंबर है, मैं आसान करने की कोशिश कर रही हूँ। एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट नंबर है DNO और डिपार्टमेंट में D नंबर, ये प्राइमरी की है एंड दिस इज फॉरेन की। इसके बेसिस पे हम इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम D नेम पे कंडीशन लगा देंगे। ओके, तो हमने देखिए फ्रॉम which table, employee and department. Now we are going to apply the condition. क्या condition? Where this first one is this 1 2 where D name is equals to research. हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जब हम ज्वाइन करते हैं, है ना, तो दोनों ही टेबल के सारे एट्रीब्यूट एक सिंगल टेबल में आ जाते हैं। D name is equals to research and D number is equals to D number. This is for join, performing the join operation, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, नेम एंड एड्रेस। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस को आप थर्ड लाइन में, थर्ड स्टेप आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा लाइक ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइक ऑपरेटर आप जहाँ पे जैसे कह लीजिए कि पैटर्न मैचिंग का काम जब करना होता है तो वहाँ पे आप लाइक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि फाइंड आउट द नेम ऑफ एम्प्लॉई हुज नेम स्टार्ट विद S, whose name start with S। मैंने कहा फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये चेंज कर दिया है, ठीक है, आसान करने के लिए। तो आप यहाँ पे मैंने कहा फर्स्ट नेम, F नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर F नेम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे, स्टार्ट विद S, तो हम इसे सिंगल कोट में बताएंगे S, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि उस एम्प्लॉय का नाम कितने लेटर्स का है या वो कौन से लेटर पे एंड हो रहा है, तो हम सिंपल सा वहाँ पे क्या लगा देंगे, $, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कह दिया जाए कि फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉइज हुज नेम कंसिस्ट ऑफ 5 लेटर्स ओनली, जिसके नाम में सिर्फ क्या है, 5 लेटर है और उसका नाम स्टार्ट होता है S से, तो उस केस में क्योंकि अब हमें पता चल गया ना कि भाई उसके नाम में 5 लेटर है, ठीक है। कंडीशन अभी भी वही है, F नेम लाइक लिखा और यहाँ पे सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे S से स्टार्ट हो रहा है, एक लेटर ये हो गया। आगे जो है क्योंकि अब हमें फिक्स हो गया है कि कितने लेटर रिमेनिंग है, 4, तो उसके लिए 4 अंडरस्कोर को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। एंड दिस इज हाउ पैटर्न मैचिंग वर्क्स इन द इन SQL, ठीक है। तो पैटर्न मैचिंग के लिए जैसे आपको कुछ नाम, जैसे आप कहें कि फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉइज जिनके नाम के बीच में AA आता है, तो आपको इसके पहले का नहीं पता, बाद का नहीं पता, तो आप सिंपल ऐसे करिए, सिंगल कोट्स लगाइए और $AA और इसके बाद फिर डॉलर लगा दीजिए। अगर आपको लेटर्स फिक्स हैं कि भाई इतना ही है लास्ट में, मतलब AA के बाद 2 लेटर, तो आप $, हटाइए, यहाँ पे जितना आपको पता है उतने अंडरस्कोर लगा दीजिए, है ना। तो ये है आपका पैटर्न मैचिंग करने का तरीका, ठीक है। अब मैं अभी क्योंकि सिंपल चीज़ें कवर कर रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मेरा टारगेट है कि मैं एग्रीगेट फंक्शंस पे बात करूँ, बिटवीन ऑपरेटर पे बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल है ना। रिट्रीव all employees in the department 5 whose salary between 30,000 and 50,000। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी टेबल पे काम करना है। ये सैलरी आपको कौन से टेबल में मिलेगा, एम्प्लॉय टेबल में। डिपार्टमेंट नंबर आपको कौन से टेबल में मिलेगा, एम्प्लॉय टेबल में मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है। हमने कुछ एट्रीब्यूट पर्टिकुलरली बताया नहीं कि मुझे कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, तो इसका मतलब हम एस्टेरिस्क यूज कर लेंगे। तो वेयर फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑब्वियस सी बात है। वेयर कंडीशन अब कैसे लिखेंगे, कहाँ लगनी है, सैलरी पे, सैलरी बिटवीन, नाउ वी आर यूजिंग बिटवीन कीवर्ड, बिटवीन 30,000 एंड 40,000। तो आपको बिटवीन के साथ एंड यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपको लिमिट देनी रहती है, रेंज देनी रहती है। तो सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 40,000, इसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं क्योंकि कंडीशन लिखी है डिपार्टमेंट नंबर 5, D नंबर इज इक्वल टू 5। सो दिस इज योर बिटवीन ऑपरेटर। अब ऑर्डर बाय क्लॉज को हम यूज करते हैं शॉर्टिंग के लिए। तो अगर आप चीज़ों को शॉर्टेड ऑर्डर में रखना चाहते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को मतलब ऑर्डर बाय करेंगे, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑर्डर बाय को यूज़ करते हैं।
मैं इसको अभी होल्ड पे रख रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल है। पहले हम एकदम बेसिक एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे, है ना, क्योंकि अब इसमें 3 टेबल का जॉइन है ना, इस वजह से अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस पे बात करेंगे। और ऑर्डर बाई आप देखिए, ऑर्डर बाई या तो देखो सिंपल सा, आप जिस एट्रीब्यूट के बेसिस पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने 2 के कम्बिनेशन से बनाया है। आप सिंपल से ऑर्डर बाई, जैसे मैंने कहा ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम, है ना। अब बाई डिफॉल्ट क्या होता है, ASC, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो वो बन जाएगा DESC। मैं इसके लिए थोड़े से आसान एग्जाम्पल लेके आऊंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट द बेसिक क्वेरीज ऑफ SQL। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।